तो फाइनली आई एम बैक अनफॉर्चुनेटली मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फॉर द वीडियो वाला पार्ट बट फॉर्चुनेटली मैं अपने थोड़ा फैमिली रियूनियन में थोड़ा सा बिजी था. देयर वाज अ फंक्शन इन द फैमिली और इसीलिए मैं घर पे था भी नहीं. आई वाज इन द होटल काफ़ी दूर, वहाँ से मैं नहीं लाइव कर पाया यार. बट फाइनली आई एम बैक. बहुत सारी चीज़ें हो गई इतने टाइम में एंड जिसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना के गया था, दैट इज़ लूका मॉड्रिच का जाना, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करा यार. बहुत कंफ्यूज थे. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट. दैट वाज जस्ट अ थिंग फ्रॉम माई हार्ट. आई डोंट नो. ठीक है. सो अब फाइनली बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. लूका मॉड्रिच जा चुके हैं, उनका फेयरवेल भी हो गया. उसके अलावा लूका वास्केस जा चुके हैं, कार्लो एंचेलोटी जा चुके हैं, फाइनली जबी अलोंसो ऑफिशियल हो गए हैं, ट्रेंट होने वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें रियल मैड्रिड में हो गई है. ग्रेट. मतलब मुझे फाइनली ऐसा लगता है कि एक जो एरा था वो ख़त्म हो गया. मतलब सिर्फ कारवाल बचे हैं एंड वो भी 34 ईयर्स के हो ही गए हैं. तो आई डोंट नो वो भी अब कितना टाइम खेलेंगे. 2026 में उनका भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है एंड एज़ पर द थिंग मुझे नहीं पता कि वो कंटिन्यू करेंगे या नहीं. मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो कंटिन्यू करेंगे. मतलब लुकिंग एट द करंट ट्रेंड जो चल रहा है मार्केट में. बट हाँ यार, एक चीज़ मैंने बड़ी वियर्ड देखी कि मतलब जो फेयरवेल थी, जो लूका मॉड्रिच का जाना, जो वो मोमेंट था, मतलब इवन फ्लोरेंटिनो पेरेज वॉज अबाउट टू क्राई और मे बी क्राइंग. आई डोंट नो. मतलब मुझे ज़िंदगी में नहीं लगा था कि भाई इस बंदे को भी कोई आदमी रुला सकता है. बट फाइनली समथिंग वेरी यूनिक हैपेंड दैट डे, टू बी ऑनेस्ट. एंड वी ऑल नो दैट हाउ वी ऑल लव्ड लूका मॉड्रिच सिंस डे वन. तो शायद थोड़ा बोलना मुश्किल है. द मोमेंट वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग लूका मॉड्रिच, द गेम, एंड इस सारे मोमेंट में हम एक आदमी को थैंक यू बोलना भूल गए, जिसको हमें थैंक यू बोलना चाहिए, विच इज़ होजे मोरिन्यो. सिर्फ वही एक आदमी था जिसने बोला था कि वेरी सून यू लव द मैजिक ऑफ लूका मॉड्रिच. इवन दो मार्का ने उनको, इफ़ यू डू रिमेंबर दैट टाइम, एलेक्स सॉन्ग खरीदा था शायद बार्सिलोना ने फ्रॉम आर्सेनल एंड रियल मैड्रिड ने लूका मॉड्रिच फ्रॉम टॉटनहम हॉटस्पर एंड ही वॉज टर्म्ड एज द वर्स्ट ट्रांसफर of that year, and look where we are right now, right? So thanks to kudos to Jose Mourinho also. ठीक है. ये सारी चीज़ें हो गई यार. उस पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. मैं उस पर जाके दोबारा बहुत ज़्यादा आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. मैं मेरा अपना भी नहीं करूँगा, बिकॉज वी आर अ क्लब, वी हैव टू मूव ऑन एंड वी आर मूविंग ऑन. ठीक है. आगे की बात करते हैं. अब सब चले गए हैं. अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घूम रही है. हुल बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ रियल मैड्रिड? हुल बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ द रियल मैड्रिड? आप बोलोगे डेनी कार्वाहाल. आई डाउट. मतलब कि हाँ, अभी तो वो रहेंगे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है, मे बी ज़्यादा ये सीजन. बट ही इज़ ऑल्सो 34. हु इज़ नेक्स्ट? ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेनी कार्वाहाल. आफ्टर हिम. ठीक है. तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाते हैं इस चीज़ के बारे में, दैट हु विल बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द रियल मैड्रिड. मुझे पर्सनली कौन लगता है और किसका बनना यहाँ पे फिट बैठता है, कौन नहीं, या मतलब दो तीन जो कंटेंडर्स मेरे दिमाग में पर्सनली हैं उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि लेट्स सी क्या हो सकता है क्या नहीं. क्योंकि अब मॉड्रिच के जाने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रियल मैड्रिड कैप्टन्स देखती है. अगर आप सीनियरिटी वाइज देखो तो नाउ वी हैव कार्वाहाल, अलाबा, वेलवर्डे एंड बेलिंगम, जो ऑर्डर्स में इस तरीके से अगर आप देखो तो, क्योंकि उसके अलावा कोर में कोई बच्चा ही नहीं है आपके पास. ठीक है. तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कंटेंडर्स फॉर द कैप्टनसी एक्सेप्ट कार्वाहाल. उनके बारे में भी बात कर लेंगे, बट उसके अलावा और कौन हो सकता है, देयर प्रोज एंड कॉन्स, एंड फाइनली द प्लेयर आई थिंक शुड बी द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड. एंड आई वॉन्ट योर ओपिनियंस ऑल्सो. ठीक है. तो इससे पहले कि आगे बढ़े, जस्ट काइंडली फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एज यूजल. इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल फुटबॉल जॉकी. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रियल मैड्रिड में क्लब कैप्टन्स बनते कैसे हैं. क्लब कैप्टन बनने के लिए एक ही तरीका, एक टेक्निकली जो तरीका है, दैट इज अगर आप लेंथ ऑफ द फर्स्ट टीम, मतलब आपने फर्स्ट टीम में कितना सर्व करा है, ये पहला एक क्राइटेरिया होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्लेयर ए, प्लेयर इज बी. अगर दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट करा है क्लब को सर्व करना, देन द एज फैक्टर शुड बी देयर. ठीक है. तो अगर आप करेंटली इन दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से देखो तो हमारे पास कार्वाहाल है. कार्वाहाल के बाद जो अब उसके बाद एज फैक्टर बचता है, उसमें अब सिर्फ आते हैं डेविड अलाबा. डेविड अलाबा के बाद आते हैं वेलवर्डे के बाद आते हैं बेलिंगम. बीच में कहीं ना कहीं रुडिगर भी आ सकते हैं. मैंने अभी के लिए उनको साइड लाइन कर दिया. आई डोंट नो व्हाई आई डोंट सी हिम एज अ कैप्टन.
आई एम वेरी ऑनेस्ट विद दिस, दैट्स वाई आई एम नॉट काउंटिंग हिम। वैसे तो मैं अलावा को भी काउंट नहीं करता, बट मैंने एक एज फैक्टर के हिसाब से अलावा को भी रख लिया है, ठीक है। तो ये लोग अब जो हैं ये आपके पास ले दे के कंटेंडर बचते हैं। तो अगर हम सिर्फ डेनी कार्वाहल की बात करें कि डेनी कार्वाहल के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, तो प्रोज तो आपको पता है भाई, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्लेयर है अब रियल मैड्रिड में इस टाइम पे 34 के शायद हो जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। एंड मुझे नहीं लगता इनसे ज़्यादा मड्रिज्मो की जो डेफिनेशन है कोई और प्लेयर इस टाइम पे रियल मैड्रिड में देता है। अकेडमी हमारी ला फैब्रिका से आए हुए, पूरे यूथ लेवल से सेलेक्ट होते हुए आए हैं, और उसके बाद बेन लेवर्कुसन में लोन पे भी खेल के आए, रियल मैड्रिड के सबसे सक्सेसफुल एरा का पार्ट रहे हैं, एंड फाइनली ही इज द कैप्टन नाउ। 6 यूसीएल टाइटल्स हैं, फुल ऑफ, मतलब आप कह सकते हो कि एक्सपीरियंस, लीडरशिप, एवरीथिंग। मतलब अगर रामोस के बाद मैं कोई बोलूँ जो वोकल प्लेयर होना चाहिए, डेनी कार्वाहल इज द वन। एंड टू बी ऑनेस्ट, पिच पे हम इनकी लीडरशिप डेफिनेटली मिस कर रहे थे पिछले कई टाइम से। उसके अलावा भाई एक फ्लुएंट इंग्लिश एंड स्पैनिश स्पीकर, इनको इंग्लिश भी आती है, इनको स्पैनिश भी आती है, इनको जर्मन भी आती है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि मतलब ये जो आपके दूसरे प्लेयर्स हैं उनको मतलब एक तरीके से गुड फील कराने में, उनको ऐसा नहीं फील हो कि होमसिक टाइप हो गए हैं। तो एक लीडर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसको लोगों की लैंग्वेज बोलनी आती है, राइट। तो जो कार्वाहल है, ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। आपके ट्रेंट आएंगे, उनको अडेप्ट करने में आसानी होगी। जूड बेलिंगम को शायद हुई होगी कहीं ना कहीं। उसके अलावा स्पैनिश इनको आती है, ब्राज़ीलियन स्पैनिश कहीं ना कहीं काइंड ऑफ अ सिमिलर। विनीसियस, रॉड्रिगो में इन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल अदा करा था। तो ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको टीम में चाहिए, जो दूसरे प्लेयर्स को अडेप्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, शायद मुझे नहीं लगता मुझे कार्वाहल के बारे में और बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसके साथ साथ उनके कुछ कॉन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं, और कॉन्स के बारे में जो पहला पॉइंट है वो हम सबको पता है भाई, ट्रिपल लिगामेंट नी रिबिल्ड। एसीएल इतना ज़बरदस्त भाई को हुआ है कि उसके बाद वो कम से कम, मतलब आपको पता ही है, पिछले 8-9 महीने से कम गायब हैं। तो जो एसीएल वाली इंजरी होती है, और रिसेंटली कार्वाहल ने ये चीज़ बोली भी थी कि मेरा प्राइम जा चुका है, मुझे पता है कि अब जो मैं प्राइम में था वो ऑलरेडी चला गया है, लेट्स सी कब तक खेल सकते हैं। तो ये चीज़ उनको भी पता है कि भाई एक बार जब ये वाली इंजरी हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलने वाले। मौका मिलना इज अ डिफरेंट थिंग, आप शायद उतने इंटेंसिटी पे खेल ही नहीं पाओगे जो रियल मैड्रिड को यहाँ कहीं ना कहीं चाहिए। तो ये एक वो वाली चीज़ है कि जो रियल मैड्रिड मैनेजमेंट, जबी अलोंसो, सबके सब इस चीज़ को कहीं ना कहीं भाई मॉनिटर तो कर ही रहे होंगे। एंड उसके बाद अब दूसरी प्रॉब्लम जो कार्वाहल के लिए मुझे पर्सनली लगती है, जहाँ पे इंटेंसिटी की प्रॉब्लम आएगी, कुड बी जबी अलोंसो 3 सेंटर बैक सिस्टम। अब 3 सेंटर बैक सिस्टम में आपको एक राइट फ्लैंक पे रहना पड़ेगा जो आपसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगेगा, टू एंड फ्रो, क्योंकि जबी अलोंसो के सिस्टम में, जैसे हम बात कर चुके हैं, वहां पे आपको वो वाले फ्लैंकर्स चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे। और एसीएल होने के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि आपको वो एनर्जी कार्वाहल से थोड़ी सी, मुझे लगता है कि आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हार्श हो जाएगा अगर हम उनसे ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे उस टाइप के सिस्टम में। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि जबी अलोंसो 3 सेंटर बैक सिस्टम ही खिलाएंगे, दिस इज जस्ट माई एजम्पशन। क्योंकि उन्होंने लास्ट जो इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बेयर लेवर्कुसन में, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे करी है वो मेरे नेक्स्ट क्लब में भी मैं करूँगा। You never know. First he'll come, he'll analyze, he'll have a word with the players, he'll see and all that, then he finally decide कि मुझे करना क्या है, ठीक है। But as of now I'm assuming कि 3 सेंटर बैक सिस्टम के साथ वो जाएंगे, that would be a problem for कार्वाहल कहीं ना कहीं। उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट विल एंड इन 2026। तो आप सिर्फ 1 साल के लिए शायद ठीक है, आप अगर वो कैप्टन के तौर पे मौका लेना चाहोगे, दैट्स कंप्लीटली ओके। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड विल गो विद समबडी एल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है, सो दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ कार्वाहल। कार्वाहल मे नॉट बी द लीडर ऑन द पिच, बट वो उसको असिस्ट करने के लिए वहां पे होंगे, क्योंकि ही इज द मोस्ट, यू कैन से द एक्सपीरियंस प्लेयर राइट नाउ फॉर द रियल मैड्रिड। तो उनकी एक तरीके से लीडरशिप में, काइंड ऑफ अ लीडरशिप में दूसरा लीडर तैयार होगा। दिस कुड बी अ थिंग जो रियल मैड्रिड जिसके साथ जा सकती है। सो ये कुछ डेनी कार्वाहल के लिए पॉइंट थे। उसके बाद मैं यार डेविड अलावा को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने नाम जरूर आपको बता दिया, बट मैं उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात नहीं करने वाला, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। रियल मैड्रिड कैसे भी करके दिल गेट रिड ऑफ हिम, दिस इज व्हाट एटलीस्ट रियल मैड्रिड इज ट्राइंग, ठीक है। तो मैं उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। सेकंड आते हैं फेडेरिको वेलवर्डे। शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके अलावा कार्वेल के बाद शायद इनसे ज़्यादा मैड्रिड को प्यार करने वाला प्लेयर मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड में कोई होगा। जिस आदमी ने अपना सब कुछ लगा दिया रियल मैड्रिड में खेलने के लिए, इंजरी, अपनी ड्रीम, बचपन की ड्रीम, सब कुछ उसके लिए मैटर करता है, सिर्फ रियल मैड्रिड, ठीक है। तो अगर आप प्रोज की बात करो तो भाई मोस्ट मिनट्स प्लेड बाय रियल मैड्रिड प्लेयर इस सीजन इन सो मेनी डिफरेंट पोजीशंस,
मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्लब को सर्व करने वाला कोई प्लेयर अभी अपार्ट फ्रॉम डेनी कार्वेल इस स्क्वाड में होगा। भाई राइट बैक तक खेला है बंदा, भाई उसके बाद सेंटर बैक भी खेल लिया, मिडफील्डर भी खेल लिया, हर मैच में ही वॉज अवेलेबल। रिसेंटली ही गॉट इंजर्ड, वो भी शायद हफ्ते 10 दिन के लिए हो जाएगा, तो ही बी बैक फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। मुझे नहीं लगता कि इतना डेडिकेटेड, इतना मतलब डिसिप्लिन प्लेयर कि आप सिर्फ उसको बोलो कि तेरे को कहाँ खेलना है, ही बी देयर फॉर यू। आई हैव सीन सो मेनी प्लेयर्स जो अपनी पोजीशन के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। विनीसियस आपके पास एग्जांपल है कि नहीं मुझे वहाँ पे खेलना है, वहाँ पे खेलेगा तो खराब खेलेगा, मतलब ही इज़ द गाय जो जिस मर्जी पोजीशन में खिला लो भाई हमेशा ही बढ़िया खेलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फेडरिको वेलवर्डे के बारे में पोजीशन और प्लेयर्स के मिनट्स के बारे में बात करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो प्रो इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है 2029 में खत्म होगा, और अभी तो अपने प्राइम पे, अभी तो 25-26 साल का है, तो अभी 29, उसके बाद ये एक्सटेंड भी हो जाएगा डेफिनेटली। मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो 31-32 तक तो कम से कम वो कहीं नहीं जा रहा है। तो अगले 7 से 8 साल आपके पास है, तो आप डेफिनेटली एक रामोस टाइप प्लेयर का फ्यूचर यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हो। एक और ये जो प्रो है ये उनके साथ जा सकता है। उसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये है कि उरुग्वे जो है उन उस टीम के लिए भी वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। मतलब जो कैप्टन होता है वो अपनी नेशनल टीम के लिए भी कैप्टन होता है। सर्जियो रामोस मे नॉट बी द कैप्टन अर्लियर, पहले पियोल हुआ करते थे, बट बाद में तो उन्होंने करी कैप्टनसी। तो वो जो प्लेयर है वो वहाँ के लिए भी हो सकता है और अपनी नेशनल टीम के लिए भी वो वही ऑरा रखता है। तो फेडरिको वेलवर्डे, लुइस सुआरेज इज गॉन, उसके अलावा अगर आप देखो तो गोर्डन इज गॉन। अब जो उस टाइप के प्लेयर्स थे एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप वो वाले बोलो कि कवानी एंड ऑल दैट टाइप ऑफ प्लेयर्स आर गॉन फ्रॉम उरुग्वे, अब उनके पास ले देगी जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो कहीं ना कहीं फेडरिको वेलवर्डे है। और बियसला के अंडर जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उरुग्वे विल डू वंडर्स कहीं ना कहीं। वैसे भी उनको एल हेल्कन बोलते ही है, मड्रिड प्रेस वाले, उरुग्वे वाले। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो क्लब कंसिडर करता है कि भाई नेशनल टीम में इस प्लेयर का क्या हो रहा है, और वो हमें शायद बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके साथ कुछ कॉन्स भी हैं जो फेडरिको वेलवर्डे के हैं, वो जो क्विकली हम देख लेते हैं। वो जो यार बेना के साथ जो पंच वाला स्कैंडल हुआ था, उसको ना पीआर ने बहुत ऊपर किया। मतलब स्पेनिश मीडिया, आपको पता है रियल मैड्रिड इज़ नॉट दैट मच फॉन्ड ऑफ, इज़ नॉट मच लव्ड बाय द स्पेनिश मीडिया कहीं ना कहीं। उस जो मोमेंट ने ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पीआर जो है, हमें पता है वो पूरा स्कैंडल क्या हुआ था। उसमें फेडरिको वेलवर्डे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ पंच मारा, एंड एंड ऑफ द डे ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन। भाई अगर आप किसी के ऐसे बच्चे के बारे में बोलोगे, ये सब चीज़ें बोलोगे, तो आई पर्सनली थिंक नो बडी विल टेक दैट, ठीक है। तो उस मोमेंट को, उस हरकत को जो है स्पेनिश मीडिया ने बहुत नेगेटिव तरीके से दुनिया में दिखाया है। एंड रियल मैड्रिड इज़ अ टाइप ऑफ क्लब जो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचता है, वो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। तो ये काइंड ऑफ चीज़ें अगर शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मुझे लगता है कि अगर उनको कैप्टनसी नहीं मिलती, दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, पास्ट में ऐसा हुआ था। आप देखो तो करीम बेंजेमा का भी जब वो स्कैंडल चल रहा था, तो इनिशियली उनको उस टाइम कैप्टनसी वगैरह मिली नहीं थी कभी, उनको बाद में मिली थी जब वो चीज़ें सारी हट गई थी, रामोस चले गए थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट एडिंग, आई मे बी रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो रियल मैड्रिड बीइंग अ क्लब जो अपने ना दामन में दाग नहीं बहुत ज़्यादा लगने देते, और ऐसे क्योंकि हो सकता है कल को कोई प्रेस वाला बोल देगा रियल मैड्रिड ने तो उसको कैप्टन बना दिया, जो खुद प्लेयर्स को टनल में पंच करते रहते हैं। रियल मैड्रिड इज नॉट दैट काइंड ऑफ क्लब, वो ये वाली टाइप की चीज़ें नहीं ले सकता। तो दिस कुड बी अ थिंग जो शायद फेडरिको वेलवर्डे के अगेंस्ट कहीं ना कहीं जा सकती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि विंग बैक में अगर कार्वेल ट्रेंट को शायद बीच में खिलाने लगे, हाइपोथेटिकली ट्रेंट अगर मिडफील्डर करने लगे, तो फेडरिको वेलवर्डे कुड बी शंटेड टू दैट, मतलब आप विंग बैक वाला रोल कहीं ना कहीं ले सकते हो, देख सकते हो, जो 2-3-5 बिल्डअप वाला होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो फेडरिको वेलवर्डे की इफेक्टिवनेस है उसको थोड़ा सा कम कर सकता है कहीं ना कहीं, एंड मतलब एक लेस सेंट्रल रोल नहीं मिलेगा यहाँ पे उनको, और ये उनकी परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ही इज़ अ मिडफील्डर। मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ये जबी अलोंसो के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन सी फॉर्मेशन में खेलना चाहते हैं या खिलवाना चाहते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विंग बैक रोल में इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर फेडरिको वेलवर्डे टू डिलीवर। ऑब्वियसली ही विल डिलीवर, आई एम नॉट सेइंग कि हिल बी फ्लॉप, बट वो जो ऑरा उनका मिडफील्ड में है ना, जो मिडफील्डर के तौर पे लॉन्ग शॉट्स, पासेस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, विंग बैक पे वो कहीं ना कहीं शंट हो जाएंगी। आई एम डाइंगली, मतलब आई वॉन्ट नॉट हिम टू प्ले इन द मिडफील्ड, बट यू नेवर नो, बिकॉज उसने भी बोल दिया यार मुझे कि विंग बैक पे खेलना अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू नेवर नो, मे बी जबी अलोंसो बोले तो एक काम कर, तो विंग बैक पे खेल ले आ जा। तो मुझे पर्सनली लगता है दिस कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम अगर वो वहाँ पे खेलेंगे, तो उनका जो ऑरा है वो थोड़ा सा, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और रियल मैड्रिड की कैप्टनसी में ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं काउंट होगा ही होगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, जो ऑप्शन है जूड बेलिंगम। अब आप बोल सकते हो कि यार ये तो नया लड़का है, अभी 2-3 साल पुराना ही है, इसको क्या, बट है मेरे पास पॉइंट्स जूड बेलिंगम के बताने के लिए भी। तो अगर आप प्रोज की बात करो, भाई एक ग्लोबल मार्केटिंग वेपन है आपके लिए।
रियल मैड्रिड के लिए जूड बेलिंगम इज अ लाइक द, अगर मैं आपको बोलूँ तो 93 मिलियन फॉलोअर्स हैं भाई के आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह पे, एंड एक एग्जैक्ट प्रोफाइल है जो कि स्पॉन्सर्स जो हैं जो क्रेव करते हैं, और उसके बाद उनके पास आर्म बैंड भी होगा। तो आप समझ नहीं सकते हो मार्केटिंग किस लेवल पे जाएगी। रियल मैड्रिड कितना अंधा पैसा, इमेज राइट्स, ये सबसे बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। एंड जूड बेलिंगम इज ऑलरेडी द डार्लिंग ऑफ द मार्केटिंग वर्ल्ड। मैं आपको बता दूं एज ऑफ नाउ बहुत सारे ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। मतलब आप बोलो कि ये जो बिग गेम ऑरा है ना उनका, इट्स मोर लाइक द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिस तरीके से थे, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद आई थिंक सिर्फ सेकंड प्लेयर है जिन्होंने फर्स्ट 4 लीग गेम्स में कॉन्टिन्यूस गोल मारे थे फॉर रियल मैड्रिड। एंड जो अभी शायद वो थोड़े से परेशान चल रहे हैं जो ड्यू टू इंजरी, बट उसके अलावा जो पर्सनैलिटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ऑरा है, जो फोकस, जो उनकी मतलब डिसिप्लिन है, उनका माइंडसेट जो है, वो बिल्कुल क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक तरीके से रीजन है जो कि मार्केटिंग के लिए एंड रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द ओनली थिंग इज दैट कि थोड़े से हॉट हेड है, बट होना चाहिए। हमारे रामोस भी तो था, ये वाली चीज़ तो डेफिनेटली वहाँ पे होनी ही चाहिए। उसके बाद एक जो सबसे अच्छी चीज़ रियल मैड्रिड या स्पेनिश टीम्स में काउंट होती है, हाउ फास्ट यू आर लर्निंग द लैंग्वेज। इज अ रैपिड स्पेनिश लर्नर। मतलब अभी सिर्फ 2 साल में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, गैरेथ बेल जो कई साल तक अपनी स्पेनिश से लेके स्ट्रगल करते थे, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बहुत उनकी धज्जियां भी उड़ी हैं इस चीज़ को लेके, बट ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस करते हुए नहीं दिखेंगे व्हेन इट कम्स टू द स्पेनिश वाला पार्ट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके प्रोज में जाती है। अब उनके कौन भी हैं। पहला कौन ये आएगा कि भाई इस सीजन तो वो प्री सीजन जो है काइंड ऑफ मिस कर देंगे, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप के बाद वो इंजरी, जो उनकी शोल्डर वाली इंजरी है, उसको भाई वो फिक्स करने जा रहे हैं। तो प्री सीजन में ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो 3-4 महीने बाद आएंगे, फिर धीरे धीरे टीम में अडेप्ट होंगे, तब तक शायद कोई और पोजीशन ले लेगा, शायद वो अच्छा खेलने लग जाए, उनको थोड़ा टाइम लगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इस सीजन फिर उनका कैप्टन बनना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आई डोंट नो 2027 में क्या होगा या 26 के एंड में क्या होगा, सॉरी, वो वाले सीजन के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, बट हाँ अभी के लिए वो शायद नहीं खेलेंगे। उसके बाद आप जो वही चीज़ बोल सकते हो कि सिर्फ 2 सीजन हुए हैं, अभी तो बहुत अर्ली है इनको कैप्टन बनाना एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। एक सीनियोरिटी का ट्रेडिशन है टीम में, तो फिर तो फेडरिको वेलवर्डे के पास जाना चाहिए। दैट कुड बी अ कॉन अगेन। उसके बाद इंग्लिश कैप्टन जो हैं वो रियल मैड्रिड में ना बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड आए हैं। मतलब बेकहम को आप एक मतलब ले सकते हो एक्सेप्शन के तौर पे, जिन्होंने सिर्फ फ्रेंडलीज में वो सब पहना है। बट इंग्लिश कैप्टन थोड़ा ना स्पेनिश टीम्स का थोड़ा होता है कि यार स्पेनिश कैप्टन और मे बी साउथ अमेरिकन कैप्टन, यूरोपियन कैप्टन, बट नॉट यूजुअली द इंग्लिश कैप्टन्स। है कुछ चीज़ें जो आपको क्लब के कस्टम है उनके साथ चलना पड़ता है, एंड आई पर्सनली थिंक दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। यू नेवर नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने ब्रेक कर दी हैं। दिस कुड बी अनदर थिंग कि जो शायद जबेल ऑनसो ब्रेक कर दे कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वॉन्ट एन इंग्लिश कैप्टन लाइक जूड बेलिंगम इन द टीम। यू नेवर नो, मे बी ही विल बी देयर। ठीक है, तो यार ये 2-3 पॉइंट मेरे हिसाब से ऑप्शंस हैं जो कि कैप्टनसी के लिए हम सोच सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है मेरे पास, अगर आप उसको कंसिडर करना चाहो, दैट इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। अब छोड़ जल्दी जल्दी इनके बारे में भी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। प्रोज, एक बोनाफाइड लीडर की तरह आ रहा है भाई, लिवरपूल का वाइस कैप्टन रहा है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि जब कोई प्लेयर ऑलरेडी किसी टीम में वाइस कैप्टन रहा है, वो भी लिवरपूल जैसी टीम में, उसका ऑरा, उसकी लीडरशिप उस लेवल की है कि वो आपकी टीम में आके एक कैप्टन का रोल यहाँ पे अदा कर सकता है। टैक्टिकल आईक्यू सूट करता है, जो कि जबी अलोंसो की परफॉर्मेंस या फिर जो उनकी फॉर्मेशन है उसमें बिल्कुल ठीक बैठेगा। एंड जो कार्वेल से जो हम चीज़ें शायद मिस कर सकते हैं, वो ट्रेंट यहाँ पे उसको पूरी कर सकता है। दैट कुड बी अनदर, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद कार्वेल की वो जगह भी ले ले, कार्वेल बेंच्ड भी रहे, यू नेवर नो। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो एटलीस्ट एक वाइस कैप्टन की फॉर्म में हमारे पास है। उसके बाद सेट पीस स्पेशलिस्ट, मतलब परफॉर्मेंस की मैं टेक्निकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे पॉइंटर्स नहीं गिना रहा कि वो क्यों अच्छा है। आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ कैप्टन हु इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, हु इज ऑल्सो अ वाइस कैप्टन इन हिज प्रीवियस टीम, एंड वो ऑरा लेके अपने साथ यहाँ पे आएगा, तो दिस कुड बी अ थिंग, राइट। उसके अलावा अब जो ऑब्वियसली कौन है, जीरो सीनियोरिटी, अभी एक भी मैच नहीं खेला, और एक पूरी टीम में जहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो अपना बिल्कुल दिल जज्बा सब रियल मैड्रिड के लिए दे चुके हैं, उसकी जगह हमें कैसे प्लेयर को बनाने जो अभी अभी आया है, शायद लॉकर रूम में थोड़ा सा रिफ्ट कहीं ना कहीं ये चीज़ कर सकता है, किसी को भी लगेगा। मैं शायद उनकी जगह होता, मुझे भी लगता है कि यार मैं इतने साल से खेल रहा हूँ, मैंने इतनी चीज़ दी है, एक प्लेयर अभी के अभी आया और आप उसको कैप्टन बना दोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे ऑब्वियसली है। स्पेनिश अभी सीखी नहीं है, स्पेनिश सीखना ज़रूरी है। तो आई एम जस्ट, ऑब्वियसली यू मे से कि नहीं नहीं यार वो नहीं बनेगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो। तो मे बी ही नीड्स टू लर्न, ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज स्पेनिश क्विकली, एंड तो यही 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ट्रेंट नहीं बन सकता है, बट देर आर 2-3 चीज़ ऑल्सो जहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ यार ये बन भी सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इज़ अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था,
एंड तो यही 3-4 चीज़ें हैं. इसके अलावा किलियन एम्बापे का ऑप्शन है, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग फॉर किलियन एम्बापे बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट, मतलब ठीक है परफॉर्मेंस वाइज ही इज़ वेरी गुड, अगर आप उनको कैप्टनसी का वो दे दोगे तो इट वुड बी अ बर्डन फॉर हिम, राइट. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद किलियन एम्बापे को भी हमें काउंट नहीं करना चाहिए. सो एज पर मी, कार्वाहेल, वेलवर्डे, बेलिंगम, ट्रेंट अलेक्जेंडर. आपको इनमें से कौन सा पॉइंट लगता है कि हाँ यार इस बंदे को हम कैप्टन जरूर बना सकते हैं? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड कौन से बंदे को नहीं बना सकते इन पॉइंटर्स में से, जस्ट काइंडली लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट्स. अगर लगता है मैंने कोई ऑप्शन मिस कर दिया है तो जस्ट काइंडली लेट मी नो ऑल्सो.